अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture we are going to start our chapter, that is chapter number 11, current liabilities and payroll accounting. As we know that the book that I have recommended for this course is basically Fundamental Accounting Principle by Lawson. The very first topic is basically the defining the liabilities. Defining the liabilities means how you will elaborate the word liabilities. So liabilities is basically the obligatory payment that you have to perform in the future. Means to say, if you are purchasing a particular asset, if you are purchasing an asset and you are not giving the payment today इन फॉर्म ऑफ कैश, इट मीन्स यू हैव परचेज ऑन क्रेडिट. अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ की है और आप उसकी कैश आज नहीं दे रहे, इसका मतलब है आप उसे क्रेडिट पे परचेज़ करें. एंड इफ़ यू आर परचेजिंग ऑन क्रेडिट, इसका मतलब है आप उसे पेमेंट करेंगे बट इन द फ्यूचर. बट इफ़ यू विल पे इन द फ्यूचर, देर आर टू पॉसिबल सिचुएशंस कि क्या आप उसे 1 साल के अंदर अंदर पे कर देंगे, और यू विल टेक टाइम टू पे दैट कैश फॉर मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर. दोनों सूरतों में है तो वो आपकी लाइबिलिटी. लेकिन पहली सूरत में क्या है, करंट लाइबिलिटी में क्या है कि आप उसे विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर, लेस देन 1 ईयर आप उसे पे कर देंगे. एंड देन सेकंड वन इज़ योर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जिसमें ग्रेटर देन 1 फाइनेंशियल ईयर आप टाइम लेंगे टू पे दैट अमाउंट. आप 1 साल से ज़्यादा अरसे में उसकी पेमेंट को वापस करेंगे. अब देख, यहाँ पे कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है अनसर्टेनिटी का. अनसर्टेनिटी मीन्स यू आर नॉट श्योर अबाउट सर्टन थिंग्स. अनसर्टेनिटी ऑफ लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन्होंने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए हैं कि जो आपने कंसीडर करने हैं कि क्या क्या चीज़ें अनसर्टन होती हैं लाइबिलिटीज़ में. पहली है अनसर्टेनिटी टू वार्म टू पे. किसे पेमेंट करनी है, कब कब करनी है, किस पार्टी को किस वक्त पेमेंट करनी है. देन वी हैव व्हेन टू पे, किस वक्त करनी है, कितना टाइम लेना है, 1 साल के अंदर अंदर पे करना है या 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए पे के बाद पे करना है. 1 साल से ज़्यादा अरसा लेना है पे करने के लिए. एंड थर्ड वन इज़ बेसिकली हाउ मच टू पे, कितनी पेमेंट करनी है. ठीक हो गया, कितना, यानी 1 लाख रुपए देना है, 2 लाख देना है, 3 लाख देना है, हाउ मच टू पे. फाइन. देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट पेबल. अब जनरल टर्म्स में अकाउंट पेबल का कॉन्सेप्ट तब आता है जब हमारा नोट्स पेबल का कोई जिक्र ना आया हो. नोट्स पेबल और अकाउंट पेबल बोथ आर द लाइबिलिटीज़. मोस्टली नोट्स पेबल हम साल से ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है. अगर हो सकता है आपके लिए 90 डेज़ का नोट्स भी बना दिया जाए. यानी लाइबिलिटी क्या है, यू हैव परचेज एन एसेट ऑन क्रेडिट. क्रेडिट मीन्स यू आर नॉट पेइंग द कैश टुडे. तो जब हमें वो सिंपल बात करते हैं कि यू हैव परचेज एन एसेट ऑन क्रेडिट, तो हम उसे अकाउंट्स पेबल कंसीडर करते हैं. बट इन केस हम कहते हैं कि नहीं सर, हमने इसकी जनरल कोई डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ये एक्टिविटी करें, तब हम वहाँ पे नोट्स पेबल का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं. और नोट्स पेबल में कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आप 3 फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं. अमाउंट को, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट को, एंड टाइम पीरियड दैट यू आर टेकिंग टू पे डेट नोट. ये हमारी नोट्स पेबल की कहानी आ जाती है बाद में. हमेशा याद रखिएगा कि लाइबिलिटीज़ का कॉन्सेप्ट सिर्फ़ और सिर्फ अकाउंट्स पेबल तक महदूद या नोट्स पेबल तक महदूद नहीं है. हमने अपनी गवर्नमेंट की, अपने जो कंपनी के अंदर सैलरीज पे करनी है, हमने कंपनी के अंदर टैक्सेस पे करने हैं, सेल टैक्स पे करना है, हमने डायरेक्टर को सैलरी देनी है, हमने यूटिलिटी बिल पे करने हैं. ये तमाम के तमाम हमारी
लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक हो गया। एक और लाइबिलिटी जिसका इस चैप्टर के अंदर जिक्र आया है वो है अनअर्न्ड रेवेन्यू का। अब अनअर्न्ड रेवेन्यू कैसे हमारी लाइबिलिटी है? ये ऐसा रेवेन्यू होता है जो कि आपके पास जो पैसों की शक्ल में आ चुका होता है लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की होती। यानी एक बंदा आता है आपको एडवांस पेमेंट कर देता है किसी चीज़ की, अब वो एडवांस में पेमेंट तो आपके पास आ गई, आप उसे रेवेन्यू नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि ये अभी हमने इसके ऊपर अपना काम मुकम्मल करना है, अपनी यानी मैंने अभी लाइबिलिटी इसके ऊपर पे करनी है। अब मैं इसकी एग्जांपल अगर आपको दूं कि हम जब किसी भी जॉब के लिए जाते हैं या कहीं पे स्टडी के लिए जाना चाह रहे होते हैं, हम एजेंट से कांटेक्ट करते हैं कि सर आई एम विलिंग टू गो समवेयर फॉर द जॉब पर्पज़, आई एम विलिंग टू गो समवेयर फॉर द एजुकेशन पर्पज़। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि जी मैंने मैच देखने जाना है, आप किसी एजेंट के पास जाते हैं कि मैंने जी वर्ल्ड कप के 10 मैचेस देखने हैं, तो वो एजेंट आपसे क्या करता है, पैसे ले लेता है आपसे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उस एजेंट ने कहा कि सर 10 मैचेस के में मुझे आप $1,00,000 दे दें, ठीक है। हर मैच की फ़ीस $10,000 है। जब आप उसे ये पेमेंट दे रहे होंगे, मेरी बात ज़रा गौर से सुन लें, $1,00,000 जब वो आप उसे पे कर रहे होंगे या आप रिसीव कर रहे होंगे, चलें हम यूँ कर लेते हैं कि आप जब $1,00,000 अपने कस्टमर से ले रहे हैं आज के आज, अभी तक उसने कोई भी मैच नहीं देखा, वो $1,00,000 की पेमेंट तो आपके पास आ गई, बट यू कैन नेवर से डैट दिस $1,00,000 इज़ माई रेवेन्यू, ये मेरा $1,00,000 का रेवेन्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने सर्विसेज पे नहीं की, अनअर्नड रेवेन्यू है, ठीक है। सर्विसेज पे नहीं की तो वो अनअर्नड है, आपने अर्निंग नहीं की उसे सही तरीके से, आपने एडवांस पेमेंट ले लिया है, कैश चलो आपके पास आ गया है, लेकिन अभी तक आप उसे रेवेन्यू नहीं कंसीडर करेंगे, आप उसे अपनी लाइबिलिटी ही कंसीडर करेंगे। लेट्स सपोज आपके कस्टमर जो आपके पास आया था उसने अपना पहला मैच देख लिया, क्या आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, अब ये क्या है, अब ये रेवेन्यू बढ़ गया, आपका रेवेन्यू बढ़ गया है और आपकी 10,000 से लाइबिलिटीज़, ये रेवेन्यू बढ़ गया है, 10,000 से लाइबिलिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। अभी हम यहाँ पे पहले एक जिक्र करते हैं सेल टैक्स रेवेन्यू का, सॉरी सेल टैक्स लाइबिलिटी का, ठीक है। आपने एक बात थोड़ा गौर से समझनी है सेल टैक्स की बात। हमने जब ₹1 की माचिस भी ख़रीदते हैं तो हमें पता चल जाता है कि बाद में कि सर इस माचिस की कीमत 93 पैसाज थी एंड 7 पैसाज वॉज बेसिकली द टैक्स, सेल टैक्स। तो दुकानदार ने हमसे $1 या ₹1 हमसे चार्ज किए, 1 रुपीज़ one rupee was charged by the shopkeeper, 93 पैसाज was the total amount of your product and 7 पैसा was the tax। हमेशा याद रखिएगा कि दुकानदार सेल टैक्स कभी अपनी जेब से नहीं देगा, दुकानदार वो सेल टैक्स के पैसे कस्टमर से लेके देगा, ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ कि जब भी आपको अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, आप उस प्रोडक्ट की कीमत के ऊपर अपना आइडिया लगा लेंगे कि मुझे इस पर कितना टैक्स देना है। फॉर एग्जांपल आपने उस पर 5% टैक्स देना है, तो 6,000 का 5% आपके पास आएगा $300। तो व्हाट शुड बी द अमाउंट दैट द शॉपकीपर विल टेक फ्रॉम यू, आपसे शॉपकीपर कितने पैसे लेगा? शॉपकीपर आपसे 2 अमाउंट लेगा कैश की फॉर्म में, एक तो 6,000 प्रोडक्ट का लेगा और 300 आपको सेल टैक्स का लेगा, यानी टोटल जो अमाउंट शॉपकीपर आपसे लेगा वो $600 ले रहा है और अपनी लाइबिलिटी भी क्रिएट कर रहा है। जब आपको वो चीज़ सेल कर रहा है वो अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है, क्या कि उसने $300 गवर्नमेंट एजेंसी को पे करना है, ठीक है। गवर्नमेंट को टैक्स की फॉर्म में उसने 300 की अपनी लाइबिलिटी बढ़ा ली है, उसकी सेल्स 6,000 से बढ़ गई हैं, उसकी सेल्स 6,000 से बढ़ गई हैं, उसके कैश 6,000 से बढ़ गए हैं, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री अब हम पास कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या सपोज किया एग्जांपल में कि 6,000 की प्रोडक्ट है, 5% उस पर सेल टैक्स लगना है, 300 इज़ द टोटल सेल टैक्स अमाउंट, 6300 इज़ बेसिकली द कैश दैट शॉपकीपर हैज़ टेकन, और वहाँ पे 300 की अपनी लाइबिलिटी बढ़ा ली है।
अब इसी एग्जांपल की एंट्री पास करते हैं कि जब उसने आपको 6000 की चीज़ सेल की, उसका 5% सेल टैक्स बनना था, तो कैश उसके पास कितना बढ़ गया, 6300 वो आपसे पैसे चार्ज करेगा। सेल टैक्स पेएबल, कितना सेल टैक्स पे करना है, $300 का। और जो आपके पास सेल्स उसकी बढ़ी है वो कितने की बढ़ी है, $6000 से। ठीक हो गया। कैश डेबिट 63 से, सेल टैक्स पेएबल $300 से, एंड सेल्स बढ़े हैं उसके 6000 से। ये आपके रेवेन्यू है जो बढ़ा है, और ये आपकी लाइबिलिटी है जो बढ़ गई। लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट साइड पे आती है। ठीक हो गया। इसके बाद हम वही एग्जांपल अगली जो डिस्कस कर रहे हैं, अगला टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो अनअर्न रेवेन्यू का है, जिसे मैंने आपको ऐसे समझा दिया। अनअर्न रेवेन्यू में क्या होता है कि हमें कोई ना कोई पेमेंट या अमाउंट एडवांस में मिल जाता है, और उस वक्त हम उससे सिर्फ उससे हम लाइबिलिटी के तौर पे ले रहे होते हैं। जब हम उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, लेटर ऑन दैट प्रोडक्ट विल बी टर्म्ड, दैट अमाउंट विल बी कंसीडर्ड एज रेवेन्यू। जब आप पेमेंट लेते हैं स्टार्ट में एडवांस पेमेंट, तब वो लाइबिलिटी होती है। जब आप उसके ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं तब वो आपकी क्या बन जाता है, रेवेन्यू बन जाता है। और लाइबिलिटी का नाम क्या होता है, अनअर्न्ड रेवेन्यू इज बेसिकली द नेम ऑफ द लाइबिलिटी। ठीक हो गया। अनअर्न्ड रेवेन्यू इज बेसिकली द नेम ऑफ द लाइबिलिटी। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो आपके पास आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 431 पे दिया हुआ है। यहाँ पे वो कहते हैं, Assume Falcon sells 5 million of season tickets for 8 home games. Its entry is, Falcon ने सेल किए हैं 5 मिलियन ऑफ सीज़न टिकट्स। Falcon एक कंपनी का नाम है जिसने 5 मिलियन के सीज़न टिकट्स सेल किए हैं। 8 गेम्स हैं, मतलब वो ये जो होते हैं, ये जो बास्केटबॉल कह रहा हूँ, शायद बास्केटबॉल या बेसबॉल की गेम्स को होम गेम्स कहते हैं। ठीक है। उसने 5 मिलियन की टिकट सेल की हैं 8 गेम्स के लिए। पहली तो एंट्री पास। अब जब टिकट सेल कर रहा होगा, क्या गेम्स हो चुकी हैं? नो। टिकट के पैसे उसने पहले ले लिए हैं, गेम्स बाद में होनी है। टिकट्स के पैसे उसने पहले ले लिए हैं, गेम्स कब होनी है, बाद में होनी है। तो एंट्री क्या होगी? पहली बात है कि जब उसने 5 मिलियन की चीज़ सेल की तो उस वक्त वो एंट्री क्या पास करेगा, कैश डेबिट एंड अनअर्न्ड रेवेन्यू क्रेडिट, और यहाँ पे इसके दरमियान में ब्रैकेट लगा के आप उसका नाम लिख सकते हैं कि सीज़न टिकट्स। सीज़न टिकट्स के नाम से उसने आपसे चार्ज किए 5 मिलियन। 1 मिलियन में 6 ज़ीरोज़ होते हैं, ये 5 मिलियन एंड डैट वुड बी 5 मिलियन। ये आपकी एंट्री पास हो गई। उसके बाद वो कहते हैं कि व्हेन आ मतलब सिंगल, व्हेन अ होम गेम इज़ प्लेड द फैल्कन रिकॉर्ड्स द रेवेन्यू फॉर डैट पोर्शन अर्नड। वो कहते हैं कि जब एक मैच हो जाता है तो उसके ऊपर कितने पैसे उसे बने हैं। अब हम कहते हैं कि 5 मिलियन क्योंकि 8 गेम्स के लिए था, तो हमारे पास टोटल कितने गेम्स हुए हैं, अभी तक सिंगल गेम हुआ है। ठीक हो गया। तो हम इसके ज़रा कैलकुलेटर के ऊपर ढूंढ लेते हैं। 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 8, तो एक गेम की कितनी कीमत है, 6,25,000। ठीक हो गया। यानी अगर 5 मिलियन उसने टोटल 8 गेम्स के लिए लिए थे जिसमें से सिंगल गेम हो गई है, तो अब एंट्री पास करनी है। ये अनअर्न रेवेन्यू क्या था, हमारी लाइबिलिटी थी। अनअर्न रेवेन्यू हमारे पास क्या था, हमारी लाइबिलिटी थी। अब क्योंकि हमने एक गेम की सर्विसेज दे दी हैं, हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहले ये क्रेडिट साइड पे था, अब ये डेबिट साइड पे आ जाएगा। अनअर्न्ड रेवेन्यू डेबिट, और या तो आप अर्नड रेवेन्यू लिख दें या सिंपल रेवेन्यू लिख दें, और साथ ब्रैकेट में सीजन टिकट्स लिख दें। 6,25,000, 6,25,000। ठीक हो गया। उसके बाद है शॉर्ट टर्म नोट्स पेबल, यानी जो शॉर्ट टर्म नोट्स होते हैं, इसके ऊपर पहले भी बात हो गई है। शॉर्ट टर्म नोट्स क्या होते हैं
कि 1 साल से कम अरसे के लिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के फ़र्क यही है ना, हम सबको वैसे ही आइडिया है कि शॉर्ट टर्म का मतलब है 1 साल से कम अरसे के लिए और लॉन्ग टर्म का मतलब है 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए। नोट्स गिवन टू एक्सटेंड क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड क्या होता है? वही जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कि जब हम क्रेडिट पर कोई चीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे परचेज़ की बात कर रहे हैं, परचेज़ करना है लेकिन कैश नहीं दे रहे। जब हम परचेज़ कर रहे हैं क्रेडिट पे तो हमारा क्या बन गया? अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल के लिए लेट्स सपोज हमने 30 डेज़ मांगे थे, अब 30 डेज़ पूरे हो गए। 30 डेज़ के बाद वी आर रिक्वेस्टिंग दैट पर्सन कि सर हम पैसे आपके नहीं दे सकते, काइंडली आप हमारा इसमें नोट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं और वो हमारे उसे नोट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे लेट अज्यूम दैट ऑन अगस्त 23 आरविन आस्क्ड टू एक्सटेंड इट्स पास ड्यू 600 अकाउंट्स पेबल। उसका पहले से अकाउंट पेबल था 600 का। आफ्टर सम निगोशिएशन मैकग्रॉ एग्रीज टू एक्सेप्ट $100 कैश एंड अ 60-day 12% 500 नोट्स पेबल टू रिप्लेस अकाउंट्स पेबल। कहने की बात यह है कि जो कौन एक्सेप्ट कर रहा है? अच्छा, यहाँ पे वो कहता है कि एक हमारा एक क्या कहते हैं, मैकग्रॉ को हमने पैसे देने थे, हमने मैकग्रॉ को पैसे देने थे। हम कौन हैं? आरविन। हम आरविन हैं। हम आरविन ने पहले इस मैकग्रॉ से कोई चीज़ ली थी $600 की। अच्छा, उस वक्त एंट्री पास क्या हुई होगी? अकाउंट पेबल नहीं, उस वक्त एंट्री पास क्या हुई होगी? उस वक्त उस चीज़ की वैल्यू हमारे पास आ गई होगी। हम फॉर एग्जांपल एसेट डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट, हमने कोई भी चीज़ ABC प्रोडक्ट परचेज़ की होगी $600 की। उस वक्त हमने कैश कम होना चाहिए था लेकिन हमने कैश नहीं दिया, हमने लाइबिलिटी बढ़ा ली, अकाउंट यानी क्रेडिट फॉर्म में अकाउंट पेबल चला गया। ठीक हो गया। हम कोई भी चीज़ अमूमन परचेज़ करते हैं तो एसेट डेबिट हो जाता है और कैश क्रेडिट। क्योंकि हमने क्रेडिट पे परचेज़ किया, अकाउंट पेबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट $600 से एंड $600 से। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमने ये 30 डेज़ का लेट्स सपोज टाइम पीरियड मांगा। 30 डेज़ के बाद हमें हम कह रहे हैं, मैकग्रॉ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हम अपनी पेमेंट नहीं कर पा रहे, आप हमें ना इसी पेमेंट को ना नोट्स में कन्वर्ट कर दें। अब मैकग्रॉ ने क्या किया, उसने कहा चलें अगर मैं नोट्स में कन्वर्ट करूँगा तो मैं आपसे 60 डे नोट के ऊपर 12% इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। ठीक हो गया। इस सूरत हाल में हमें एक आइडिया बता दें। अब हम यहाँ पे क्या वो एंट्री पास करके दिखानी है कि अगर हम कैश उसे दे दें $100 यानी 100 रुपये सिर्फ उसे दे दें और बाकी 500 के नोट्स ले लें तो हमारी एंट्री क्या होगी? पहले हमारी लाइबिलिटी बढ़ी हुई है ना $600 से, अब हमारी लाइबिलिटी $600 से कम हो जाएगी। पहले से जब हमने उससे एसेट परचेज़ किया था तब हमारी लाइबिलिटी अकाउंट पेबल 600 से बढ़ गई थी, आज हमारी लाइबिलिटी 600 से कम हो जाएगी। तो अकाउंट पेबल डेबिट विथ $600। कितने पेमेंट कर रहे हैं उसे? कैश की फॉर्म में उसे हम $100 पे कर रहे हैं। ठीक है। और नोट्स पेबल हमारा क्या हो गया? अब हमने उससे बात करने के बाद हमारी नोट्स पेबल की फॉर्म में लाइबिलिटी $500 से बढ़ गई है। ठीक हो गया। उसके बाद अब क्या ये हमारी एंट्री पास हो गई, ये हमारी एंट्री पास हो गई। अब लेट्स सपोज हमने पेमेंट करनी है, हम अपनी पेमेंट वाले दिन अपने नोट्स को ऑनर करते हैं, ऑनरिंग अ नोट। ऑनरिंग ऑफ अ नोट का मतलब क्या है कि हम अपने नोट को इज्जत दे रहे हैं, हमने जो रिक्वायरमेंट या जो वादा किया था अपने कस्टमर से, अपना वो वादा अब हम पूरा कर रहे हैं। तो पहली तो बात है कि सर वो 500 के नोट पे आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़े? 500 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 360, तो टोटल इंटरेस्ट जो आपको बनेगा वो $10 का होगा। अब ये हमेशा याद रखिएगा कि जब हम हैं किसी जो हमने चैप्टर नंबर 9 में डिस्कशन की थी तब ये जो इंटरेस्ट था ये हमारा रेवेन्यू था। आज क्योंकि हम खुद ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हमारे ये रेवेन्यू ये एक्सपेंस बन गया। ये $10 एडिशनल अमाउंट हमें नोट के ऊपर पे करनी पड़ी है, ये हमारा एक्सपेंस बन गया।
और तब हम अब हम अपनी पेमेंट जब कर देंगे, हमारी नोट्स पेबल की लाइबिलिटी बढ़ेगी कम होगी? जाहिर सी बात है, जब पेमेंट कर दी हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, तो यहाँ पे नोट्स पेबल डेबिट साइड पे आ गया $500 से। ठीक हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस, हमें कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस पड़ गया? हमें $10 का इंटरेस्ट एक्सपेंस पड़ गया। और कैश की फॉर्म में हमारा कितने पैसे चले गए हैं? $510 हमारे कैश की फॉर्म में चले गए हैं। अब उसके बाद हमारे पास ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद वो कहते हैं नोट गिवन टू बोरो फ्रॉम बैंक। हम जब किसी बैंक से बोरो करने जाते हैं, वो हमसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन साइन करवाते हैं और उस वक्त हमें कैश दे देते हैं। यहाँ पे पहले वाली एंट्री में हमारा सेल्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको लेके चला हूँ कि भाई पहले कोई सेल की हमने परचेज़ की होगी और हमने उसके ऊपर क्या होगा, क्रेडिट पे परचेज़ की होगी, तो एसेट लिया होगा और अकाउंट्स पेबल हमारे क्रेडिट हो गया होगा। बाद में हमने उस अकाउंट पेबल को नोट्स में कन्वर्ट करने की बात की और फिर हमने ऑनरिंग अ नोट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। लेकिन जब हम किसी बैंक से जाके पैसे बोरो करते हैं, उस वक्त हमारे पास बैंक हमें क्या पे करता है? हमें कैश पे करता है और हमें नोट्स पेबल हमारे बढ़ा देता है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल डिस्कस किया है कि 2000 का आपने बोरो किया है बैंक से और आपकी एंट्री क्या होगी? कैश हमारे पास $2000 से आ गया, बैंक ने हमें $2000 दे दिया और 2000 से नोट्स हमारा पेबल बढ़ गया। इसकी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने कितनी रखी है? 12% है और 60 डे का है। ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं कि जब हम पेमेंट कर देते हैं बैंक को, तो हमारे पास एंट्री क्या होती है? ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि सेम कॉन्सेप्ट है कि पहली बात है कि 2000 के ऊपर 12% 60 डिवाइडेड बाय 360। ठीक हो गया। तो आपके पास टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट कितने आया है? $40। ठीक है। 2000 12% 60 डिवाइडेड बाई 360। अच्छा, अब हमारे पास जब हम बैंक को पेमेंट कर रहे होंगे, उस वक्त हमारी लाइबिलिटी नोट्स पेबल की फॉर्म में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हम 2000 का नोट उन्हें वापस कर देंगे, $2000 किससे हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा कितने से? $40 से डेबिट हो गया और कैश हमारा क्या हो गया? क्रेडिट हो गया विद $2040 से। ठीक है। कैश हमारा कम हो गया, एक्सपेंसेस हमारे बढ़ गए, लाइबिलिटी हमारी कम हो गई $2040 के साथ। ठीक हो गया। एंड ऑफ पीरियड इंटरेस्ट एडजस्टमेंट। अब पहले वही वाली बात जो कि हमने चैप्टर 9 में डिस्कस की थी कि हो सकता है कि इस दौरान जब आप ये 60 डेज़ या 90 डेज़ या 120 डेज़ जो भी आपका पीरियड है इंटरेस्ट वाला या जिसके आपके दरमियान नोट्स वो आपके चल रहे हैं, उस पीरियड के दरमियान 31 दिसंबर की एंट्री पास करनी पड़ जाए, तो उस 31 दिसंबर की एंट्री के ऊपर आप क्या मतलब उस 31 दिसंबर को आप क्या एंट्री पास करेंगे? तो हमने मैचिंग प्रिंसिपल में क्या बात डिस्कस की है? मैचिंग प्रिंसिपल में हमने किया है कि रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस must be recorded in the year they occur। जिस साल में आपके रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस अक्कर हो, उसी साल में रिकॉर्ड करते हैं। अब रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट कहाँ तक था? चैप्टर नंबर 9 तक था, जब हम क्या कहते हैं, रिसीवेबल्स की बात कर रहे थे। हमें रेवेन्यू रिसीव हो रहा था, तब हम वो रेवेन्यू को उस रिसीवेबल को रेवेन्यू कंसीडर कर रहे थे। एक्सपेंसेस की बात कब तक है? एक्सपेंसेस का ताल्लुक तब तक है कि व्हेन यू आर पेइंग टू समवन, जब आप पेमेंट कर रहे हैं, पेबल की फॉर्म में वो आपके एक्सपेंसेस बन गए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारी बात क्या है कि अगर 31 दिसंबर आ जाए दरमियान के अंदर, तो उस सूरत हाल के अंदर आप क्या कहेंगे कि आपने जो 60 डे पीरियड है, इसी नोट की अगर हम बात करें कि 60 डेज़ पीरियड में से चेक करेंगे कि इस साल में कितने दिन डेज़ लाई कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, और कितने डेज़ लाई कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के अंदर। आपने उतने दिन, जितने डेज़ का ये है, उसका एक्सपेंस पिछले साल का लगा लेना है और जितने डेज़ इस वक्त पास करें उसका हिसाब इस हिसाब से लगा लेना है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं
उन्होंने कहा 2000 का लोन लिया है, 60 डेज की है, और आपने ये एंट्री कब की थी? दिसंबर की 16 को की थी। तो कितने दिन 2007 में लाए कर रहे हैं, और बाकी जो पेमेंट होगी वो 2008 में कितने की होगी? ठीक है, अब अगर 16 से है तो 17 से हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31। 15 डेज 2007 में लाए कर रहे हैं। तो इन दिनों का एक्सपेंस 2007 में ही कंसीडर करना चाहिए। और 60 में से ये चले गए, 2008 के कितने दिन रह गए? 45 डेज। अब दिस जनवरी क्योंकि 31 डेज का होता है, जनवरी के बाद फरवरी, तो 31 प्लस 14 फरवरी को हमारा नोट मेच्योर हो जाएगा। 45 डेज का एक्सपेंस हमने 2008 के लिए रिकॉर्ड करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे नोट के ऊपर पहली बात है कि सर $2000 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 360, यानी उस 2000 के ऊपर 12% जो आपका इंटरेस्ट है वो टोटल अमाउंट कितनी बनती है? $40 का आपका टोटल इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, अब $40 को डिवाइड कर दें, यानी $40 क्या है? 60 डेज़ का टोटल इंटरेस्ट है, इसे 60 पे डिवाइड कर दें, और 15 डेज़ क्योंकि पास हो रहे हैं 2007 से अंदर, तो उसके डिवाइडेड बाय 60 डेज़ मल्टीप्लाई 15 डेज़, तो आपको जो 15 डेज़ का इंटरेस्ट बनेगा वो आपका $10 बनेगा। ठीक हो गया। टोटल $40 को 60 डेज़ पे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ अ सिंगल डे। उसे 15 डेज़ क्योंकि जो पास हो रहे हैं 2007 में, उसे मल्टीप्लाई करें तो $10 इज़ बेसिकली द इंटरेस्ट एक्सपेंस लाइंग फॉर 2007। अब यहाँ पे बताएं कि हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ गए 2007 के। 31 दिसंबर को एंट्री हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस $10 से डेबिट, और क्या हमने पेमेंट कर दी है? नहीं, वी विल पे ऑन 14 फरवरी नेक्स्ट ईयर। तो कैश कम नहीं हो रहा, यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल, पहले हमारा इंटरेस्ट रिसीवेबल था, अब इंटरेस्ट पेएबल हमारे पास डेबिट साइड, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा $10 का। ये तो हमारे पास 31 दिसंबर की एंट्री पास हो गई, और जब हम 14 फरवरी को पेमेंट कर रहे होंगे, 14 फरवरी को पेमेंट हमारी क्या आ जाएगी? उस दिन हमारा नोट्स पेबल की लाइबिलिटी कम हो जाएगी $2000 से। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आ रहा होगा उस साल का, यानी 2008 का इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पर डे इंटरेस्ट निकालने के लिए $40 पूरा इंटरेस्ट है 60 डेज़ का, डिवाइडेड बाय 60 डेज़ मल्टीप्लाई 30 डेज़, सॉरी 45 डेज़, क्योंकि 60 में से 15 डेज़ 2007 में लाई कर रहे हैं, तो 45 डेज़ विल लाई इन 2008। 40 को डिवाइड किया 60 पे, पर डे इंटरेस्ट आया, 45 डेज़ आर लाइंग इन 2008, तो 2008 इसे मल्टीप्लाई 45 डेज़ किया, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपके पास कितना आ गया? $30 का। ठीक है, इसके अलावा जो आपका ये वाला पेबल था, ये $10 की पेबल जो आपकी लाइबिलिटी बढ़ी हुई थी 31 दिसंबर की, आज हम वो वाली लाइबिलिटी भी क्या कर रहे हैं? पे ऑफ कर रहे हैं। तो जब हमारे पास इंटरेस्ट पेबल की लाइबिलिटी ये वाली $10 भी आज पे कर देंगे, तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल आपका कहाँ पे आ जाएगा? डेबिट साइड पे। कितनी अमाउंट के साथ? $10 के साथ। तो आज के दिन कैश कितना कम होगा? 2000 का नोट्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इस साल का इंटरेस्ट कितना एक्सपेंस है? $30 का। पिछले साल का इंटरेस्ट पेबल कितना था? $10 का। तो कैश की फॉर्म में आप $2040 ये पे करेंगे। ये एंट्री तब पास होगी जब दरमियान में 31 दिसंबर आएगा। अब हम कहेंगे ये कि हमारे पास जो एंट्री पास हुई है उसमें हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटी कम होने पे कहाँ पे गई? डेबिट साइड पे। इंटरेस्ट एक्सपेंस 2008 का कैसे आया कि सर $40 इज़ बेसिकली द टोटल इंटरेस्ट ऑफ 60 डेज, से डिवाइड बाय 60 डेज पे करेंगे तो इंटरेस्ट ऑफ अ सिंगल डे मल्टीप्लाई 45 डेज, तो आपके पास $30 इज़ बेसिकली द इंटरेस्ट और डेट यू हैव इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ 2008, तो वो $30 का इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ गया। इंटरेस्ट पेबल, ये जो पहले वाली $10 हमने 31 दिसंबर की पास की थी, उसमें जो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई थी $10 के साथ, आज वो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी $10 के साथ, और कैश की फॉर्म में $2040 हमारे पास
आ गया। सो डैट इज़ बेसिकली द एंड ऑफ योर एंट्री। अब इसके बाद जो है ना पेरोल लाइबिलिटी, यानी जब एक कस्टमर या आपके पास, सॉरी कस्टमर कह रहा हूँ, एम्प्लॉय आपके पास काम कर रहा होता है, उसके ऊपर उसे आपने कौन कौन सी चीज़ें पे करनी होती हैं, उसकी सैलरी, उसके ऊपर जितने हमने उसे एडिशनल बेनिफिट्स देने होते हैं, वो सारी एक्टिविटी अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन अल्लाह हाफिज़।